नमस्कार दोस्तों, मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हमारे परिवार में मेरी दादी दादा मम्मी पापा, एक मेरे कक्का, मैं अनिल और मेरा बड़ा भाई राजू। मेरे चाचा रवि की सरकारी नौकरी लगी थी। सरकारी नौकर होने के नाते एक से बढ़कर एक शादी के रिश्ते आने लगे, लेकिन कोई भी लड़की रवि से शादी करने को तैयार नहीं हुई। इधर लड़की के घर वाले रिश्ता पक्का करते, उधर लड़की रवि की शक्ल देखते ही इनकार कर देती, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी रवि चाचा की काली कलूटी सूरत, जिसे देखकर लड़कियां भी अपने मन में डर जाती होंगी कि जब इसकी शक्ल इतनी काली है। बढ़ती उम्र के साथ साथ घर वालों की उम्मीद भी खत्म होने लगी कि शादी होना असंभव है। कुछ समय बीतने पर हमारे घर एक रिश्ता आया। लड़की का नाम पारुल था, जो देखने में काफी खूबसूरत है। पारुल की आंखों पर हाई पावर का चश्मा लगा हुआ था, लेकिन वो चश्मा भी पारुल की खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। पारुल के घर में उसके दो नकारा भाई थे। बाप मुंबई की एक कंपनी में चपरासी का काम करता था। घर की खस्ता हालत होने के कारण पारुल के चाचा, जो एक बैंक मैनेजर थे, उन्होंने पारुल की पढ़ाई और शादी का जिम्मा अपने सर पर ले लिया था। ऐसे में शादी होना तो असंभव था, लेकिन पारुल के चाचा ने मेरे रवि चाचा के बारे में चढ़ा बढ़ाकर पारुल पर शादी करने का दबाव बनाया। ना नुकुर करते करते किसी तरह से पारुल शादी के लिए राजी हो गई। शादी के लिए इतनी खूबसूरत लड़की के मुंह से हाँ सुनते ही मेरे रवि चाचा का दिल उछलने लगा। बारात पारुल चाची के घर पहुंची तो सभी बारातियों की आंखें फटी फटी की रह गई। सब अपनी किस्मत को कोसने लगे कि काश उनकी शादी पारुल जैसी किसी लड़की से हुई होती। उस वक्त पारुल चाची शहर में रहती थी। दूसरी तरफ मेरे कालू रवि चाचा, जो बीच बीच में खीसे निपोर कर पारुल चाची को देखे जा रहे थे। शादी संपन्न हुई और अगली सुबह हम अपनी नई चाची को साथ लेकर घर आ गए। सब लोग हंसने लगे कि आज तो रवि चाचा को हीरे की खान मिल गई है। रवि चाचा 1 महीने की छुट्टी लेकर आए थे। मैं जब भी पारुल चाची के रूम में जाता तो चाची कुछ थकी हुई नजर आती। आखिरकार 1 महीने का समय बीत गया और मेरे चाचा वापस अपनी ड्यूटी पर चले गए। चाचा के जाने के कुछ दिन बाद ही चाची के मायके वाले आए और उनकी विदाई करवाकर वापस ले गए। जब भी रवि चाचा घर आते तो जाकर चाची को मायके से लेकर आते। मेरी चाची उस वक्त अपने मायके से बीए कर रही थी, तो अक्सर वो अपने मायके में ही रहती थी। जब चाचा उन्हें लाने की बात करते तो वो पढ़ाई का बहाना बनाकर आने से इनकार कर देती। एक दिन रवि चाचा पारुल चाची को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए ही उनके कॉलेज पहुंच गए, लेकिन वहां का नजारा देखकर तो वे खुद ही सरप्राइज हो गए। हुआ कुछ ऐसा कि चाचा गेट पर खड़े होकर चाची का इंतजार कर रहे थे। तभी पारुल चाची अंदर से अपने दोस्त के साथ बाहर आती हुई नजर आई, जिसे देखकर चाचा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां हंगामा होने के डर से चाचा ने कुछ नहीं बोला और जल्दी से हेलमेट पहन लिए ताकि चाची उनको पहचान न सकें। हमारे यहाँ जब तक ससुराल से बुलावा नहीं आता तब तक दूल्हे को ससुराल जाने की इजाजत नहीं होती, लेकिन यहाँ तो बिना बुलाए ही रवि चाचा सीधे ससुराल पहुंचे और हंगामा खड़ा कर दिया। अभी तक पारुल चाची कॉलेज से घर नहीं पहुंची थी। चाची की माँ और भाई बहन घर पर ही थे, जो चाचा का एक तो काला रंग, ऊपर से गुस्से से भरे हुए सफेद दांत निकालकर गाली सुनते ही डर गए। आसपास के सभी गांव वाले लोग इकट्ठा हो गए। बदनामी के डर से चाची के पड़ोसी डॉक्टर चाचा ने किसी तरह से मेरे चाचा को समझा बुझाकर शांत कराया ही था कि तब तक चाची घर पहुंच गईं। अचानक से चाचा को घर पर आया देखकर वो घबरा गई। चाची को देखकर एक बार फिर चाचा ने हंगामा किया। काफी झूठ बोलने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो अंत में मेरी चाची ने सभी आरोपों को एक सिरे से खारिज करते हुए ये कह दिया कि चाचा का किसी और से दोस्ती चल रही है। चाचा का दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया। चाची के मायके वाले भी चाची का पक्ष लेने लगे। अंत में शक्ल लेकर मेरे रवि चाचा वापस घर आ गए। घर आकर उन्होंने अपना दिमाग लगाया और एक उपाय निकाला। चाचा ने एक फोटोग्राफर को पैसे देकर मामला सेट किया कि वह फोटोग्राफर चाची की उनके दोस्त के साथ किसी भी तरह फोटो निकाल कर लाए, जिससे चाचा चाची को गलत साबित करके अपनी बेइज्जती का बदला ले सकें। आखिरकार कुछ दिनों तक लगातार पीछा करने पर फोटोग्राफर ने फोटो के साथ साथ वीडियो भी बना लिया।
वीडियो और फोटो मिलने के तुरंत बाद ही चाचा अपनी ससुराल को चल दिए। कहीं मामला ज्यादा गंभीर न हो जाए इसलिए चाचा के जाने के तुरंत बाद हमारे काका कई लोगों को साथ चाचा की ससुराल पहुंचे। अब की बार चाचा की ससुराल में खूब जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस आई, सुबह से शाम हो गई और अंत में पुलिस वालों के सामने यह फैसला हुआ कि चाची अब कॉलेज नहीं जाएंगी। घर वालों के समझाने पर न चाहते हुए भी चाची मेरे रवि चाचा के साथ हमारे घर आ गईं। अब रात में अक्सर चाचा और चाची के बीच झगड़ा होने लगा। चाची चाचा घर का कोई काम भी नहीं करती और दिन रात लेटी रहती, और अगर मेरी मम्मी कुछ बोल देती तो मोनिका चाची तुरंत झगड़ा करने लगती। जब भी चाचा बाहर जाते तो चुपके से फोन पर बात करने लगती। एक दिन चाचा ने चाची को बात करते हुए पकड़ लिया, उस दिन खूब मारा और मोबाइल को पटक कर तोड़ दिया। अब तो यह रोज का सिलसिला हो गया था। चाची खूब जोर जोर से चाचा को गाली देती। कुछ दिन बाद चाचा चाची को साथ लेकर चले गए, लेकिन वहां भी उनका झगड़ा कम नहीं हुआ। हमउम्र होने के कारण मैंने अपने बड़े भाई से कहा अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। भाई बोला बात तो सही है तेरी। मैंने कहा देख तू मेरा बड़ा भाई है, इसके नाते तू पहले चाची को समझना होगा। मैं चाची को मनाने में तेरी मदद करूंगा। इस बार दिवाली की छुट्टी में चाचा और चाची दोनों वापस आ रहे हैं, तब कुछ प्लान करेंगे। अब कोई कर भी क्या सकता था, थाना पुलिस तो पहले ही हो चुका है। 2 महीने के बाद दिवाली आ गई। घर आने के बाद हम दोनों भाई चाची का खूब ख्याल रखने लगे। चाची की हर छोटी बड़ी जरूरत को बोलते ही पूरा करने लगे। धीरे धीरे चाची भी हम दोनों भाइयों में घुल मिल गईं। ठीक 2 महीने बाद चाची ने एक बेटे को जन्म दिया जो एकदम गोरा था। मेरी दादी भी बनावटी वुशी दिखा रही थी, लेकिन चाची हद से ज्यादा खुश थी। मेरे पापा की बाजार में एक छोटी सी दुकान है, तो शाम को मैं दुकान पर जाकर बैठने लगा। भाई का बोर्ड का एग्जाम था तो वह घर पर रहकर पढ़ाई करने लगा और साथ में चाची को समझने की कोशिश भी करने लगा। 2 दिनों के बाद अचानक से चाची के लड़के की तबीयत खराब हो गई। दादी किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी और मैं दुकान पर था, तो भाई चाची को लेकर डॉक्टर के यहाँ गए। तो डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाने के बाद भर्ती कर लिया और कहा आज रात यहीं रुकना पड़ेगा, कल अगर तबीयत में सुधार हुआ तभी घर जा सकते हैं। मैं खाना लेकर अस्पताल गया और अस्पताल में चाची और भाई ने खाना खाया, लेकिन अब मम्मी से झगड़ा होने के कारण चाची अलग खाना बनाने लगी थी और मेरी मम्मी ने मुझे चाची के पास जाने से मना कर दिया था। चाची घर पर अकेलापन महसूस करने लगी। अब चाची को कुछ भी काम होता तो वह अकेली होने के कारण कर नहीं सकती थी। धीरे धीरे चाची को भी सब कुछ समझ में आना लगा कि उन्होंने आज तक जो किया वह गलत था। चाची को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब चाची मेरी मम्मी के पास आई और कहने लगी आगे से ऐसा नहीं करेगी। अब चाची चाचा के साथ भी अच्छा बर्ताव करने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वह मुझे कोई बात बताना चाहती थी। तो एक दिन पूछ ही लिया, कांता सब ठीक है ना? तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे? मुझे लगा था शायद उसे पैसों की जरूरत होगी। कांता कहने लगी नहीं नहीं मैडम जी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आपसे कोई और बात करना चाहती थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। मैंने कहा कांता जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। कांता कहने लगी मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट न किया करें। मैंने चौंक कर और थोड़े गुस्से से उसे देखा। उसकी यह बात कहने का क्या मतलब था कि मैं नाइट ड्यूटी न करूं? आखिर वह होती कौन है मुझे सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर वह बगैर कुछ कहे वहां से चली गई। मैंने सोचा शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसलिए वह ऐसा कह रही है। वैसे भी कई दिनों से उसका बर्ताव कुछ बदलाव दिलासा लग रहा था। मैंने सोचा कि उस पर नजर रखनी चाहिए। आखिर पता तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे इसमें इसलिए भी कोई समस्या नहीं होती थी कि अब तो बच्चे बड़े हो गए थे।
वैसे भी मैंने कांता को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वह दिन रात हमारे ही घर में रहे। शाम को तो मेरा पति भी घर चला जाता था, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांता के बारे में मुझे अजीबोगरीब ख्याल आने लगे थे कि कहीं वह मेरी पीठ पीछे कुछ खिचड़ी तो नहीं पका रही हो। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ औरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर ही लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नजर रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोई रहती थी, इसलिए मेरे पति कांता के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए। लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौटकर घर आती तो गहरी नींद सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई में दोपहर 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था, जिसमें मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते कि अंकिता, तुमने तो अपनी जिंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे, मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आई तो मैं भी कुछ सुकून से हो गई थी। लेकिन कांता एक दिन फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप अपनी ड्यूटी दिन की समय में करवा लो। आपके जाने के बाद आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वह बहुत गुस्से से कह रही थी और अपनी बात खत्म करके वहां से जा चुकी थी। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी कि मेरे हिस्से की सजा का क्या मतलब था। यह सोचते ही मेरे कदमों तले से जमीन जैसे सरकने लगी थी। मेरा विश्वास जो डगमगाने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वह बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बार बार की जिद के पीछे मकसद क्या था कि मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी कर लूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था और कभी किसी का एहसान नहीं लिया था। मुझे कोई दिक्कत नहीं है और अब इसे मैं अचानक से छोड़ नहीं सकती थी, मेरी बात खराब हो जाती। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन मैं इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कांता मेरे घर पर पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और एक अरसे के दौरान ना तो उसे मुझसे कोई शिकायत हुई थी और ना ही मुझे उससे। वह अकेले ही हमारे घर पर रहती थी, जो भी तनख्वाह उससे मिलती वह अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा भी था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पर बुला सकती हो, जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे, मगर ना जाने क्या बात थी कि वह मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था, आज तक उसने कभी किसी की शिकायत नहीं की थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका बिहेवियर अजीब सा हो गया है। वह बस हर बार मुझे एक ही बात कहती रहती कि मैडम जी, अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा लो, रात को घर पर रहा करो। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी आखिर रात को ऐसा घर पर क्या होता है जिसकी वजह से वह इतना घबराकर मुझे यह बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ड्यूटी पर थी कि अचानक एक नर्स मुझे आकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा क्या वह कोई मरीज है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। तो वह कहने लगी नहीं, वह आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन सी रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैं हैरत के मारे उसे देखकर पूछा, आप कौन हो और मुझसे क्यों मिलना चाहती हो? तो वह कहने लगी, क्या आप ही डॉक्टर अंकिता हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही डॉक्टर अंकिता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं समझती वह मुझसे दूर भाग चुकी थी।
मैं जल्दी से उसके पीछे भागी कि उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों ली है और आखिर वह है कौन। लेकिन वह बहुत तेजी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, है भगवान, यह मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन थी वह औरत और यहाँ क्यों आई थी? पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। मैं यह बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज्यादा नजरअंदाज कर रही हूँ। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फोन पर ही बात कर लूं, लेकिन मेरे पति मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैंने उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वह तो पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे। सेक्रेटरी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वह दफ्तर जा भी रहे हैं या नहीं। लेकिन परेशानी वाली बात तो यह थी कि रोजाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे वह कहीं जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैं यह बात घर में बताई तो सब बहुत खुश हुए। खास तौर पर मेरी नौकरानी कांता के चेहरे पर तो खुशी के हाव भाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैंने देखा कांता किसी से फोन पर बात कर रही थी और वह किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पर ही है। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सजा भुगते भुगते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फोन बंद कर दिया और मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो तो कहने लगी, किसी से भी नहीं, अम्मा से अपने बच्चों का बस हालचाल पूछ रही थी। मुझे अब कांता के बारे में शक हो चुका था। यह कोई तो खिचड़ी जरूर पक रही है या फिर मुझसे कोई ऐसी बड़ी बात छुपा रही है। मैंने सोचा कि आज घर पर रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ पर ऐसा होता क्या है। लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सोए रहे। मेरा पति मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगा कि कितना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी, क्या यह सच में खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। इसलिए वह मुझे कहती है कि आप घर पर ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था और वह स्कूल जाता था। और अगर एक दो बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लो तो सबने कांता की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं। लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि कांता और मेरी बेटी दिया आपस में कुछ ज्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। दिया हर वक्त कांता के आसपास रहती। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगता था, आखिर वह कांता को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं यह भी देख रही थी कि दिया तो कांता के करीब जाने की कोशिश करती थी, लेकिन कांता उससे दूर भागती थी। खैर, उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पर रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी। मुझे कुछ भी गलत दिखाई नहीं दिया था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी दिया कांता के कुछ ज्यादा करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं इस बात को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है मैं तो घर पर रहती नहीं हूँ, सिर्फ कांता ही घर पर होती है तो कांता से उसका दिल लगा होगा या फिर कोई और बात थी। 2 दिन के बाद ही मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि शाम में मुझे अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाती हूँ। मैं यही सोचकर बाजार गई। वहां मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा। सामने की मंजर ने मुझे एकदम पत्थर का बना दिया था, क्योंकि मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। भला उसे अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी? वह तो एकदम भला चंगा था, उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल चली गई। मैंने देखा वह एक कमरे के अंदर चला गया। मैंने खिड़की से अंदर झांककर देखा तो वह एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उस औरत को पैसे देने के बाद और उसे हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई उसे देखकर मैं आंखें झपकना भूल गई थी। फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। वह औरत कोई और नहीं बल्कि कांता ही थी। उस औरत ने कांता को कुछ पैसे दिए।
कांता ने उसका धन्यवाद किया और वहां से चली गई। आखिर यह सब क्या था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उस अनजान औरत ने मेरे पति के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे कांता को दे दिए। आखिर यह सब चक्कर किया था, और जब उस औरत ने मेरी तरफ चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई थी। यह तो वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई थी। इसका मेरे पति के साथ आखिर क्या संबंध है? मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उसे पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले ही उस औरत के पास कोई और दूसरा आदमी आए, एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए वहां से चले गए। यह सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था, जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही थी और इसमें मेरा पति और मेरी नौकरानी कांता भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया था, आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ कर ही रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति भी घर आ चुके थे और मुझे कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है। मैं अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही खोई रही, सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा, मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पर आए तो मेरी खराब तबीयत देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकेंगी, आपको घर चले जाना चाहिए। सिर में इतनी तेज दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ अब और ज्यादा नहीं रुक सकती, वरना मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी यूं अचानक रात के समय घर पर नहीं आई थी। दरवाजा बंद था, मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से अच्छा है मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाजा खोल लूं। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाजा हो गया, शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहां पर नहीं थी। मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी कि अचानक मुझे चीख की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊपर से आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो चीख की आवाज अभी भी मेरी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा खोलने लगी। एकदम से दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर तो मेरी खुद की चीखें निकल गईं, क्योंकि वह मंजर ही ऐसा था जिसने मेरी रूह हिलाकर रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी, और वह चीख की आवाज भी मेरी नौकरानी कांता की ही थी। मैं जल्दी से आगे बढ़कर उसे हटाया तो वह भी मुझे देखकर परेशान हो गई। कांता जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छुप गई। कहने लगी, मैं इसीलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट न किया करें, क्योंकि फिर आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है, और यह आज से नहीं बल्कि कई दिनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा कि आखिर तुम कांता को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम यूं उसकी बुरी तरह से पीट रही थी? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी एक जोर का धक्का दिया। कहने लगी, आप हम मां बेटी के बीच में मत बोलें, आप जो भी हैं यहां से चले जाएं। उसकी हालत अजीब सी हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वह यह क्या बक रही थी? मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी मां हूं, यह तुम्हारी मां नहीं। मुझे लग रहा था जैसे वह अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ कांता बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। मैंने जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला और दिया को लगा दिया। वह अब सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी। मैं इस सब सूरत हाल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा था। मैंने पूछा कि यह सब क्या है और कब से हो रहा है, और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वह कहने लगी, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया है। वह मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? वह कहने लगी, यह सब कुछ जो भी आपने देखा है वह आपकी वजह से ही हो रहा है। मैंने न कितनी बार आपको कहा कि आप नाइट शिफ्ट न किया करें, आप रात को घर पर रहा करें, लेकिन आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि आपने आखिरी बार कब बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी? उसकी बात सुनकर एक पल को मैं चुप हो गई, क्योंकि वह सच कह रही थी। शुरू से ही मेरे बच्चों को नौकरों ने ही पाला था।
मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां होती थी और मेरा ज्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरता था। मगर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। मेरी नौकरानी कहने लगी दिया धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उसे माँ बाप के प्यार की सख्त जरूरत थी जो उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए समय नहीं है। मगर वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई है। उसे माँ के प्यार की जरूरत होती है जो उसे नहीं मिला तो वह दिमागी मरीज बन गई। वह अपने अंदर की भड़ास और गुस्सा मुझ पर निकालती है। उस समय उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ और वह क्योंकि आपसे कभी कोई शिकवा नहीं कर पाई, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसलिए वह मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकालती है। और जब सुबह होती है तो वह मुझसे न सिर्फ माफी मांगती है बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि मैं आपको कुछ ना बताऊं। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चों का और बूढ़े माँ बाप का पेट मैं अकेली पालती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ में सहती थी, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती है तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ सही थी। दिया दिमागी मरीज और धीरे धीरे उस पर पागलपन के दौरे भी पड़ने लगे थे। इसलिए मैं डर गई और आपको कुछ भी नहीं बता पा रही थी। आपको सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको यही कहती थी कि आप घर पर रहा करें। कांता की बातें सुनकर मुझे अब समझ आया कि कांता क्यों कहती थी कि मैडम जी, आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतना नहीं पड़ती है, क्योंकि शायद वह सारा गुस्सा मेरे लिए होता था जो मेरी बेटी कांता पर निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ यह सब चल रहा होगा। लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और यह सब कांता के अलावा और कोई नहीं बता सकता था। मैंने फौरन उससे पूछा तो वह कहने लगी, मैडम जी, आप तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, तो मैं आपकी बेटी की जो भी हालत थी वह आपके पति को बता दिया। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया और डॉक्टर से विनती भी कि किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दें। आपके पति नहीं चाहते थे कि आपको सारे मामले के बारे में पता चले और आप गिल्टी फील करें। वह औरत वही साइकेट्रिस्ट थी। आपके पति ने उस साइकेट्रिस्ट से हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वह भी एक डॉक्टर है और दिन रात लोगों की सेवा करती है। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस ले लिया था और उस दिन भी आपके पति उस डॉक्टर को उसकी फीस दे रहे थे। मैं डॉक्टर की मदद कर रही थी। वह जब भी मुझे अपने क्लिनिक बुलाती मैं चली जाती थी और वह मुझे आपकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती थी, इसलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीरें ली है। मुझे हैरत हुई। मैंने उस डॉक्टर से पूछा कि आपने मेरी मालकिन की तस्वीर क्यों ली है, तो वह डॉक्टर कहने लगी, इसलिए ताकि मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती थी। अब वह शक में पड़ गई है तो वह अब अपने घर पर ध्यान देगी और अपने बच्चों पर भी ध्यान देगी। उसे लगेगा कि जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी मेरे घर में पक रही है और वह अपने घर पर ध्यान देने लगेगी। मैं तुम्हारी मालकिन को सब कुछ नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारे मालिक ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर रखा है, लेकिन इस तरह शक में पड़कर वह कुछ तो अपने बच्चों पर ध्यान देगी। कांता की सारी बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मेरा सिर शर्मिंदगी से झुक गया था। अपने शौक को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को इग्नोर कर बैठी थी। मेरे 2 बच्चे थे और कैसे पले बड़े मुझे कुछ होश नहीं था। मेरी बच्ची शुरू से ही अपने आप में मगन रहने वाली थी और मैंने कभी उसे पर ध्यान ही नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। लेकिन मैं क्या जानती थी कि उसका यह नतीजा निकल सकता है। उस वक्त मुझे समझ आया कि हम माँ बाप को अपने करियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को ही इग्नोर कर दें। मेरे पति को मुझे पर बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि मैं पछतावे की आग में जलूं। इसलिए वह खुद सारे मामले को डील करना चाह रहे थे। मगर मैं अब समझ गई थी कि शायद उस डॉक्टर के अलावा मुझे भी माँ का किरदार निभाना होगा।
मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि अपने घर अपने बच्चों को समय दे सकूं और हम सबने मिलकर मेरी बेटी को ठीक कर लिया। और मैं भी फिर उस दिन के बाद दिन की ड्यूटी लगवा ली।